हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। आज उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि उन्होंने किन किन अध्ययन पद्धति को अपनाया जिसकी वजह से उन्हें प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा गया। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से पद्धति हैं। अरस्तु के निम्नलिखित विचारों के कारण उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जा सकता है। पहला है आगमन पद्धति। अरस्तु की मौलिकता उसके विचारों में नहीं वरन उसकी अध्ययन पद्धति में है। उसने आगमन पद्धति को अपनाया है जिसमें निरीक्षण और पर्यवेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बार्कर ने लिखा है कि उसकी पद्धति का सार समस्त प्रासंगिक तथ्यों का पर्यवेक्षण था और उसके अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक मामले में एक सामान्य सिद्धांत की खोज करना था। आगे है अनुभव प्रधानता। अरस्तु का अध्ययन और उसके निष्कर्ष अनुभव पर आधारित हैं। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण करने से पहले 158 संविधानों का अध्ययन किया था। इन्हीं संविधानों के आधार पर उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में विभिन्न प्रकार के संविधानों और शासन प्रणालियों का वर्णन किया है। आगे है यथार्थवाद। अरस्तु का राजनीतिक चिंतन तथ्यों पर आधारित है, कल्पनाओं पर नहीं। इसलिए राजनीति शास्त्र के सिद्धांत निर्धारित करने में अरस्तु ने इतिहास के महत्व को पूर्णतया स्वीकार किया है। तुलनात्मक पद्धति। अरस्तु ने लगभग 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अरस्तु ने इन संविधानों का विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। अरस्तु ने इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद राज्य के जन्म व उसकी प्रकृति, संविधान की रचना, कानून की संप्रभुता, क्रांति आदि के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हें ठुकराया नहीं जा सकता। आगे है राजनीति और नीति शास्त्र में पृथक्करण। डॉक्टर पी.वी. वर्मा के शब्दों में अरस्तु ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर पृथक ग्रंथों की रचना कर वैज्ञानिक विवेचन का मार्ग पुष्ट किया। अरस्तु ने नीति शास्त्र ये ने अलग होगा अरस्तु ने नीति शास्त्र को व्यक्तियों के आचरणों को नियमित करने वाले शास्त्र तक सीमित रखा तथा राजनीति को सामूहिक या सामाजिक कल्याण का साधन बताया है। वह राजनीति शास्त्र को जीवन के सभी विज्ञानों का स्वामी बताकर इसे सर्वोच्च विज्ञान बना दिया है। डनिंग ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु की सबसे बड़ी महानता इस बात में निहित है कि उसने राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया। आगे है सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने शासन व्यवस्था के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का उल्लेख किया है। ये अंग आज क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु द्वारा इन तीनों अंगों के संगठन व कार्यों पर
प्रकाश डालने का परिणाम शक्ति विभाजन के सिद्धांत और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के रूप में देखने को मिला है। सातवां है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और शुभ तथा सुखी जीवन के लिए वह जीवित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है, जिसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया है। और आखिरी और आठवां, अरस्तु का मध्यम मार्ग। अरस्तु का मध्यम मार्ग का विचार वर्तमान राजनीति के नियंत्रण और संतुलन के विचार का जनक है। अरस्तु ने प्रत्येक प्रकार की अति का विरोध किया है। कैटलिन के शब्दों में, कन्फ्यूशियस के बाद विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और मध्यम मार्ग का अरस्तु ही सबसे बड़ा प्रतिपादक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक आज का ही वीडियो, जिसमें हमने जाना कि इनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक विचारक क्यों कहा जाता है, इन्होंने कौन कौन से पद्धति को अपनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने संविधान का वर्गीकरण कितने भागों में किया है इसको हम जानेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।